नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं आज तक। खबरदार में हम आपको ढेरों खबरें दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले खबरदार की लेंस से इन खबरों को हम आंक लेते हैं, क्योंकि आज की जो सबसे बड़ी खबर है वो तो ये है कि एलएसी पर बातचीत लगातार जारी है, लेकिन उसके बीच भी चीन अपनी फौज के जमावड़े को कम नहीं कर रहा। इसी बड़ी खबर को सबसे पहले हम आपको बताते हैं। बातचीत के बावजूद लद्दाख में एलएसी पर चीन ने अपनी सेना की 2 डिविजन्स तैनात कर दी हैं। एक डिवीजन में 10 से 12 हजार सैनिक होते हैं। इस हिसाब से चीन ने कम से कम 20,000 सैनिक तैनात किए हैं। इन 20,000 सैनिकों के अलावा चीन ने उत्तरी शिनजियांग में 10,000 सैनिकों की एक अतिरिक्त डिवीजन भी तैनात की है। ये सैनिक 48 घंटों के अंदर भारतीय पोजीशंस के आमने सामने लाए जा सकते हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान ने गिलगित बाल्टिस्तान में अपनी सेना की 2 डिविजन्स लगा दी हैं, यानी बॉर्डर पर चीन और पाकिस्तान मिलकर एक ही टीम में खेल रहे हैं। खबर यह भी है कि चीनी सेना ने सारी हदें पार करते हुए आतंकी संगठन अल बद्र से बातचीत की है और इन आतंकियों को जम्मू कश्मीर में हिंसा फैलाने के लिए उकसा रही है। चीन के इस रवैये के बाद भारतीय सेना के सूत्र ये आशंका जता रहे हैं कि चीन के साथ तनाव अक्टूबर तक भी खिंच सकता है। शायद इन्हीं परिस्थितियों को देखते हुए भारतीय सैनिक भयंकर ठंड में भी चीन के साथ मोर्चे की तैयारी कर रहे हैं। भारतीय सैनिकों को इस लड़ाई के लिए खास तरह के कपड़ों की जरूरत है, इसके बारे में भी हम आपको पूरी जानकारी देंगे। एलएसी पर चीन सैनिक बढ़ा रहा है और कूटनीति के मोर्चे पर वो लगातार दबाव में है। चीन का अत्याचार वाला संस्कार अब पूरी दुनिया के सामने एक्सपोज हो गया है। चीन उइगर मुसलमानों के मुद्दे पर पूरी दुनिया में घिर गया है। शिनजियांग में समुदाय पर भयानक अत्याचार हो रहे हैं और इन अत्याचारों की पूरी रिपोर्ट आज हमने तैयार की है। आज आप मेड इन चाइना अत्याचार को बहुत करीब से महसूस करेंगे। ऐतिहासिक फैसला भी हम आपको आज दिखाएंगे। कोरोना की वजह से देश के सबसे मशहूर गणपति लालबाग के राजा का इस साल आगमन नहीं होगा। 86 साल में यह पहली बार है जब लालबाग के राजा नहीं विराजेंगे। सालों से चली आ रही इस परंपरा को रोकने का फैसला आसान नहीं था। कमेटी के 1200 सदस्यों ने 3 घंटे तक ऑनलाइन मीटिंग की और अंत में वही फैसला लिया गया जो इस समय देश हित में है। और आपके काम की खबर वैक्सीन से जुड़ी हुई है। आज उस वैक्सीन की पूरी रिपोर्ट आपको दिखाएंगे जो खालिस हिंदुस्तानी है। भारत अब वैक्सीन वाले वॉर में एक बड़ा योद्धा बनने जा रहा है। हैदराबाद की कंपनी भारत बायोटेक को अपनी वैक्सीन के फेज 1 और फेज 2 के इंसानी ट्रायल की मंजूरी मिल गई है और ये ट्रायल जुलाई में शुरू होंगे। WHO के अनुसार दुनिया में इस समय करीब 150 वैक्सीन पर काम चल रहा है और इनमें से करीब 10 वैक्सीन एडवांस स्टेज में है। हमने कोरोना वैक्सीन की रेस में भारत की लंबी छलांग पर एक रिपोर्ट तैयार की है। आगे हम आपको ये भी बताएंगे कि वैक्सीन के अलग अलग फेज या स्टेज का क्या मतलब होता है और इसमें 8 से 10 साल का लंबा समय क्यों लग जाता है। लेकिन आज हम खबरदार की शुरुआत एक ऐसी दर्दनाक खबर से कर रहे हैं जो सालों तक भारतीयों के दिलों में एक दर्दनाक एल्बम की तस्वीर बनकर रहेगी। 3 साल का एक छोटा सा बच्चा और एक आतंकवादियों से एनकाउंटर। सोपोर की यह तस्वीर है जहां पर यह छोटा सा बच्चा अपने नाना के साथ उस जगह पर फंस गया था जब उसके नाना को आतंकियों ने मार गिराया। उसके चेहरे से, उसकी आंखों से बहते हुए आंसू जो दर्द दे गए हैं वो हर एक हिंदुस्तानी को देखना चाहिए, महसूस करना चाहिए, क्योंकि इसमें एक बहुत बड़ा सच छिपा है कि आखिर आतंकियों की जो मंशा है वो क्या है। वो अगर कहते हैं आजादी की बात तो अपने ही लोगों पर इस तरह के अत्याचार आखिर क्यों करते हैं। हम लेके जा रही है ना, हम लेके जा रहे हैं। देखो आप इधर देखो, इधर वो देखो आपके लिए बिस्किट भी लाया, चॉकलेट लाया, चॉकलेट मामी के पास लेके जाएंगे। कौन कहता है कि दर्द सिर्फ शब्दों से ही समझाया जा सकता है। इस मासूम की आंखों में झांकिए, दर्द से दोहरे हो जाएंगे आप। हृदय पर हथौड़ों सी चोट करती है इस मासूम की सिसकियां। इस अबोध का चेहरा चित्कारने पर विवश कर देता है।
ये समझ ही नहीं पा रहा कि दो पायों की ये कैसी दुनिया है जहां उसके नाना को छलनी कर दिया गया है। सभ्यता के शिखर पर शर्म की ये कैसी कथा है जहां संगीनों के साए में सिसक रहा है ये बच्चा। सोपोर में सुरक्षा कर्मियों के बीच सिसकते हुए बच्चे का रोम रोम पूछ रहा है कि उसके सुकून के सीने में सुराख करने वाले कौन थे। बच्चे की आंख अटकी हुई है क्षितिज के छोर पर। कहां है माँ, कहां है पिता, कहां है उसके नाना। मौत के इस माहौल में बच्चे का मौन चीख रहा है। सुनिए इसे। आपको हम लेके जा रहे हैं ना, हम लेके जा रहे हैं। देखो आप इधर, देखो इधर, वो देखो आपके लिए बिस्किट भी लाया, चॉकलेट लाया, चॉकलेट मामू के पास लेके जाएंगे। रोल पार्टी सीआरपीएफ और पुलिस की थी वहाँ पे मॉडल टाउन में। उस पे मिलिटेंट्स ने जो कि पहले से वहाँ मौजूद थे मस्जिद के अंदर, और उन्होंने पोजीशन लेके रखा था पहले से ही। जैसे ही हमारी पार्टी डिबोर्ड हुए हैं गाड़ी से, तो मिलिटेंट्स ने अंधाधुंध फायरिंग किया है, और जिस पे राह चलते हुए लोगों को भी इंजरी हुआ, और हमारे सीआरपीएफ के 4 जवान इंजर्ड हुए थे, जिनमें से एक बाद में शहीद हुआ है सर, और एक सिविलियन जो है जो गाड़ी में था अपने बच्चे के साथ, तो वो कहीं कुपवाड़ा की तरफ, हंडवारा की तरफ जा रहा था रिपोर्टेडली, तो वो भी इस कम हुआ है। सुबह ही की तो बात थी, अपने नाना के साथ निकला था यह अबोध। कहाँ मालूम था कि आदमी की बस्ती में बसे आदमखोर उसके बाल मन में लहू छींट देंगे। बुधवार सुबह सीआरपीएफ के एक काफिले पर आतंकी हमले में सीआरपीएफ के 2 जवान और एक नागरिक की मौत हुई है। ये घटना उत्तरी कश्मीर के सोपोर इलाके में हुई। यहाँ पर पेट्रोलिंग पर तैनात सीआरपीएफ के एक काफिले पर, जो कि 179 बटालियन का था, उस पर जो है घात लगाकर हमला हुआ, जिसमें सीआरपीएफ के 2 जवान मारे गए, 2 घायल हैं और एक नागरिक की भी मौत हो गई है। सोचिए कैसा लम्हा रहा होगा जब इसी बच्चे के सामने छलनी किए गए इसके नाना, चारों तरफ से गोलियों की गूंज के बीच फौजी को देखता ये बच्चा कैसे भूलेगा ये मंजर। जिंदगी भर का ये जख्म कभी नहीं भरेगा, और भरेगा भी तो टीस कैसे जाएगी। नन्हे से मन में शोक का पूरा आकाश भर आया है। ये वो तस्वीर है जो जब कभी भी याद आएगी तड़प से भर देगी। अशरफ वानी, सोपोर, आज तक। मामू के पास लेके जाएंगे। सोचिए कैसे इस छोटे से बच्चे के मन से कभी भी वो तस्वीरें जा सकती हैं, किस तरीके से वो दर्द जा सकता है, क्या असर होगा इसके बचपन पर। इसने तो अभी सपने संजोए होंगे, इसने तो अपने नाना से जिद किया था कि ये उनके साथ जाना चाहता है, वो तो अकेले घर से निकलना चाहते थे, लेकिन किस्मत को ये मंजूर था। पर हिंदुस्तान को ये मंजूर नहीं है। आतंकवादी जिस तरीके से वहां पर आम लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ करते रहते हैं, ये अब सबके सामने है। ये तो एक तस्वीर है आपके सामने, लेकिन इतना भी समझिए कि 370 को हटाया गया तब किस तरीके से आतंक फैलाने के लिए दुकान खोलने वाले दुकानदारों को फौरन गोली से ढेर कर देते थे ये आतंकी। आज इस तरह से अगर ये छटपटा रहे हैं तो इस कारण भी कि भारत की जो सेना है वो लगातार आतंकियों पर अपनी दबिश बढ़ा रही है। 2020 में कश्मीर पुलिस के अनुसार जून तक 118 आतंकियों को खात्मा हो चुका है। मारे गए 118 आतंकियों में 57 हिजबुल मुजाहिदीन के हैं। एक बड़ी खबर यह भी है कि सुरक्षा बलों ने 112 आतंकियों की एक हिट लिस्ट भी तैयार कर ली है। भारत एक साथ कई मोर्चों पर लड़ने के लिए मजबूर है। एक तरफ घाटी में आतंक का ये खेल, दूसरी तरफ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर चीन का अतिक्रमण। हालांकि बातचीत भी चीन से चल रही है। 30 जून को जो बातचीत हुई थी, लंबी बातचीत एक बार फिर चली, 12 घंटे तक चली। इस बातचीत के बेनतीजा निकलने की खबरें बताई जा रही हैं, क्योंकि भारत चाहता है कि चीन पीछे और हटे, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में अपनी सीमा के भीतर और जाए, लेकिन चीन कोशिश ये कर रहा है कि किसी तरीके से इसे वो टालता रहे। और इसी सब के बीच वो अपनी सीमा के भीतर सैनिकों का जमावड़ा हजारों में बढ़ा रहा है। 20,000 के साथ ऐसा बताया जा रहा है कि 48 घंटे के अंदर 10,000 और सैनिक उसके फ्रंट पर आ सकते हैं। अब चीन की मंशा क्या है? सिर्फ युद्ध की धौंस दिखाना चाहता है या फिर सचमुच में वो मुकाबला करना चाहता है हिंदुस्तान का? ये तो चीन जाने, क्योंकि उसकी मंशा को पढ़ना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन इस जमावड़े को देखते हुए भारत भी अपनी तैनाती में न तो कोई चूक कर रहा है और बराबरी पर कम से कम
तैनाती हम रख रहे हैं वहां पर। इसी सब के बीच शुक्रवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और साथ में थल सेना प्रमुख जनरल नरवणे लद्दाख के दौरे पर जाने वाले हैं। चीन के खिलाफ पहले दिल्ली में मंथन, फिर भारत रूस का मोर्चा मजबूत करने के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अब दिल्ली चीन तनाव के ग्राउंड जीरो तक जाएंगे। राजनाथ सिंह शुक्रवार को लेह पहुंचेंगे और पूर्वी लद्दाख में चीन से बने तनाव की स्थिति पर सुरक्षा हालातों की समीक्षा करेंगे। रक्षा मंत्री लद्दाख में तैनात जवानों से भी मिलेंगे और गलवान के वीरों से मिलने लेह के अस्पताल भी जाएंगे। राजनाथ सिंह के साथ सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे भी 2 हफ्तों में अपना दूसरा लेह दौरा करेंगे। लद्दाख के मोर्चे पर यह भागदौड़ इसलिए करनी पड़ रही है क्योंकि चीन का रवैया दिनों दिन शत्रुतापूर्ण होता जा रहा है। 30 जून को चीन के कोर कमांडर मेजर जनरल लाउ लिन ने भारत के कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह से 12 घंटे तक बातचीत की, लेकिन बातचीत वहीं की वहीं अटकी हुई है। 15 जून की खूनी भिड़ंत के बाद भारत और चीनी सेनाओं के बीच में कोर कमांडर स्तर की बातचीत के कई दौर हो चुके हैं, लेकिन दूसरी तरफ चीन ने पूर्वी लद्दाख के अलग अलग इलाकों में 2 डिवीजन से ज्यादा सेना तैनात कर रखी है, जबकि एक डिवीजन पीछे खड़ी हुई है। भारतीय सेना चीन की हर हरकत पर कड़ी नजर बनाए हुए है। चीन की कथनी और करनी को देखते हुए फिलहाल बातचीत से कोई फौरी रास्ता निकलता नहीं दिख रहा है। 30 जून को 12 घंटों तक भारत चीन के सैन्य कमांडर मिले, उसमें कोई फैसला नहीं हुआ। इस बातचीत में दोनों पक्षों ने कहा जल्द चरणबद्ध और एक एक कदम करके सैनिक हटाए जाएंगे, लेकिन इससे पहले 22 जून की बातचीत में भी यही कहा गया था कि अलग अलग चरणों में एक दूसरे के सैनिक हटे। साफ है कि एलएसी पर आमने सामने की स्थिति जस की तस है और बातचीत से बात नहीं बन रही। पेंगोंग झील इलाके में चीन कहता है कि भारत 2 से 3 किलोमीटर पीछे हटे, जिसे स्वीकार नहीं किया जा सकता क्योंकि इसका मतलब होगा कि भारत फिंगर 4 से भी पीछे हटे, जो हमेशा भारत के नियंत्रण में रहा है। भारत फिंगर 8 तक अपना दावा करता है। चीनी सैनिक अभी भी फिंगर 4 पर जमे बैठे हैं और उन्होंने फिंगर 4 से फिंगर 8 तक के 8 किलोमीटर के बीच बंकर और ऑब्जर्वेशन पोस्ट बना लिए हैं। इसी तरह गलवान के PP-14 में चीन 2 से 3 किलोमीटर हटने को तैयार नहीं। गलवान के PP-14 इलाके में ही 15 जून को झड़प हुई थी। चीन ने पेंगोंग सो और गलवान के अलावा भी तनाव के दूसरे मोर्चे खोल रखे हैं। पूर्वी लद्दाख में एलएसी पर तनाव अभी भी बरकरार है और 4 मोर्चे ऐसे हैं जो सबसे ज्यादा संवेदनशील माने जा रहे हैं। पेंगोंग झील का फिंगर 4 का इलाका और गलवान घाटी में पेट्रोल पॉइंट 14, 15 और 17A में अभी भी दोनों तरफ के सैनिक आमने सामने बैठे हैं। यही नहीं, कुछ और इलाके हैं जहां पर दोनों तरफ से सैन्य जमावड़ा बढ़ गया है। बातचीत का सिलसिला तो जारी है, लेकिन लग नहीं रहा कि इस मसले को जल्दी सुलझाया जा सकेगा। लद्दाख में एलएसी पर चीन ने अपनी सेना की 2 डिवीजन तैनात की है। एलएसी पर इन 2 डिवीजनों में 20,000 सैनिकों के अतिरिक्त चीन ने उस इलाके जिसे वो उत्तरी शिनजियांग कहता है, वहां 10,000 सैनिकों की एक अतिरिक्त डिवीजन भी लगाई गई है, जो 48 घंटों के भीतर भारतीय पोजीशंस के आमने सामने लाए जा सकते हैं। 15 जून की खूनी भिड़ंत के बाद भारत और चीनी सेनाओं के बीच में कोर कमांडर स्तर की बातचीत का सिलसिला चल रहा है, लेकिन इस बीच चीनी सेना की कथनी और करनी में जमीन आसमान का फर्क नजर आ रहा है। चीनी सेना ने पूर्वी लद्दाख के अलग अलग इलाकों में 20,000 से ज्यादा सैनिक तैनात किए हैं, जबकि पीछे शिनजियांग प्रांत में 10,000 सैनिक तैयार खड़े हैं। ऐसे में भारतीय सेना चीनी सेना की हर हरकत पर कड़ी नजर बनाए हुए है और सामरिक और राजनयिक मोर्चे पर भारत चीन को कोई मौका नहीं देना चाहता। चीन से मिली चुनौती का सामना करने के लिए भारत ने 2 अतिरिक्त इन्फेंट्री डिवीजन लगाई है। एक डिवीजन में 10 से 12,000 सैनिक होते हैं। भारत के टैंक और आर्म्ड रेजिमेंट एलएसी तक पहुंचाए गए हैं। जहाँ तक हम लोगों को पता है अभी तक कि उनकी 2 डिविजन्स जो यहाँ पे थी तिब्बत में, 4 मैकेनाइज्ड डिवीजन और 6 मैकेनाइज्ड डिवीजन, वो फॉरवर्ड डिप्लॉयड है
और भी जो खबर आई है उससे ये पता चलता है कि एक एयर मोबाइल ब्रिगेड जो है तिब्बत में इंडक्ट किया हुआ है। तो हमको देखना है सबसे पहले कि ये जो फॉर्मेशंस जो तिब्बत में डेप्थ में डिप्लॉयड है, इनकी कंटिन्यूअस इंटेलिजेंस हमारे को मिलती रहे। तो चीन जो है अपनी तैयारी पूरी कर रहा है, चीन दबाव डालने की कोशिश कर रहा है, चीन मसल फ्लेक्सिंग करने की कोशिश कर रहा है, चीन मिलिट्री कोऑर्डिनेशन करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हम लोगों ने बिल्कुल भी इसके ऊपर परवाह नहीं करनी चाहिए। हम तैयार हैं, बातचीत करनी चाहिए, लेकिन तैयारी हमारी पूरी है और पूरी रहनी चाहिए। लद्दाख में एलएसी पर जो स्थिति बन गई है उसे देखकर भारत के सैन्य सूत्र मान रहे हैं कि ये तनातनी अक्टूबर तक खिंच सकती है। अक्टूबर आते आते वहां मौसम की स्थिति ऐसी हो जाएगी कि दोनों पक्षों के लिए सैनिक तैनात रखना लगभग असंभव होगा। दिल्ली से मंजीत नेगी और शिव अरूर के साथ अभिषेक भल्ला, लेह आज तक। एक समय था जब पाकिस्तान से लगती हुई सीमा पर भी हम ऊंचाई वाले पोस्ट पर खासकर ठंड के महीने में अपने सैनिकों की तैनाती नहीं रखते थे, लेकिन करगिल वाले साल में जब भारत ने ये देखा कि पाकिस्तान ने ठंड का फायदा उठाकर उन पोस्ट पर कब्जा करने की कोशिश की, उसके बाद से भारत की तरफ से ये परंपरा बदली है। इसीलिए ठंड के महीनों में भी कम ही सही लेकिन आईटीबीपी तैनात रहती है एलएसी पर, और पाकिस्तान के साथ वाली सीमाओं पर उस ठंड में भी हमारे सैनिक लगातार रहते हैं। अब तो 2 महीने लगभग होने को आए एलएसी पर जो कुछ चल रहा है उसे लेकर। आने वाले महीने में ठंड वहां पर और ज्यादा बढ़ेगी और बहुत मुश्किलें होंगी अगर पर्याप्त हमारे पास ठंड से बचने के उस तरह के उपकरण न रहे तो। लद्दाख में खासकर गलवान घाटी में भारत के सैनिक जमा देने वाली ठंड के बीच चीन के सैनिकों से कड़ा मोर्चा ले रहे हैं। लेकिन भारत के सैनिकों की चुनौती सिर्फ चीनी सैनिक ही नहीं बल्कि मौसम भी है। आज तक को सरकार के सूत्रों ने बताया है कि बीते दिनों में गलवान घाटी में पानी का स्तर बढ़ा है। ऐसे में सैनिकों को वहां तैनात रहने के लिए विशेष वाटरप्रूफ कपड़ों की जरूरत होगी। चीनी सैनिकों के पास पहले से वाटरप्रूफ कपड़े हैं और वो बिना भीगे और जमा देने वाली ठंड की परवाह किए बिना पानी में उतर सकते हैं। गलवान घाटी में 15 जून की भिड़ंत के दौरान चीनी सैनिकों ने ठंड और पानी से बचने के लिए वाटरप्रूफ कपड़े पहने हुए थे। इस बीच चीनी सेना अगले कई महीनों तक इस इलाके में बैठने की तैयारी कर रही है। इसी को देखते हुए भारतीय सेना लगातार चीन की हर हरकत पर कड़ी नजर बनाए हुए है और साथ ही भारतीय सैनिकों को ठंड और हाइपोथर्मिया से बचाने के लिए ऐसे ही कपड़ों से लैस किया जा रहा है। ठंड से लड़ने वाले विशेष कपड़ों और खास उपकरणों से लैस चीनी सेना गलवान के PP-14 के नदी के किनारे गहराई वाले इलाकों तक पहुंची है। 15 जून को जब गलवान में भारत के 20 वीर सैनिकों ने बलिदान दिया तो भारत की सेना के बयान में जमा देने वाली ठंड का खास जिक्र हुआ था। गलवान की लड़ाई में दोनों ओर के सैनिक गलवान नदी में गिरे थे। संभावना है कि चीनी सैनिक विशेष कपड़े पहने हुए थे, इसलिए गलवान में लड़ाई के बाद वो हाइपोथर्मिया का शिकार होने से बहुत हद तक बच गए हों। गलवान में चीन से लंबा मोर्चा लेना है तो भारतीय सैनिकों को भी विशेष कपड़ों की आपूर्ति तुरंत करनी होगी। लद्दाख जैसे बर्फीले टेरेन में जो स्पेशलाइज्ड क्लोथिंग सैनिकों को दी जाती है उसे एक्सट्रीम कोल्ड क्लाइमेट क्लोथिंग यानी ECC क्लोथिंग कहते हैं। इसमें खास विशेषताएं होती हैं, जैसे ये वाटरप्रूफ और मॉइस्चर रेजिस्टेंट होती हैं। पॉलीयूथेरेन की ब्रीदेबल मेम्ब्रेन होती है, ये घर्षण से भी आसानी से नहीं फट सकती और मजबूत होती हैं। और इन सभी गुणों के बाद भी इस क्लोथिंग के हर आइटम का वजन कम रखा जाता है, जिससे चलने फिरने और दौड़ने में मुश्किल न हो। भारत और चीन के बीच 1962 में युद्ध हुआ था, तब भी भारतीय सैनिकों के पास आर्मी वाले बूट नहीं थे। भारत की सेना के सामने अब ऐसी स्थिति तो नहीं है, लेकिन सैनिक मौसम की मार से महफूज रहें, इस पर तुरंत ध्यान देने की जरूरत है। मंजीत नेगी, दिल्ली आज तक। और इस पर ध्यान दिया जा रहा है, जिस तरीके से मंजीत बता रहे हैं कि उसकी व्यवस्था की जा रही है कि वाटरप्रूफ क्लोथिंग रहे, क्योंकि ठंड से बचने वाली क्लोथिंग जो होती है वो पहले ही सियाचिन में और बाकी ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हमारे सैनिक पहनते हैं। लेकिन यहां के लिए खास इंतजाम जल्द से जल्द किए जा रहे हैं, क्योंकि चीन का
क्या पता किस तरह का षड्यंत्र कब रचने की वो शुरुआत कर दे और पता नहीं कितने लंबे समय तक ये गतिरोध चले। डोकलाम भी हम देख लें तो 73 दिनों तक वो गतिरोध चला था। यहाँ पर अभी 2 महीने का समय हुआ है और भारतीय सेना तैयार है, लेकिन 2 मोर्चों की तैयारी चाहिए। खबर ये आ रही है कि जो लद्दाख का पाकिस्तान से सटता हुआ हिस्सा है, वहां पर पाकिस्तान ने अपने सैनिकों की तैनाती कर दी है, करीब 20,000 चीन के कहने पे। और चीन आतंकी संगठनों से भी संपर्क में है कि जम्मू कश्मीर में वो किसी तरीके से माहौल को बिगाड़े रहे। चीन और पाकिस्तान दोनों की जहरीली जोड़ी से दुनिया वाकिफ है। दोनों गद्दारी के लिए जाने जाते हैं, दोनों पीठ पीछे हमला करने के लिए जाने जाते हैं, दोनों अपनी बेईमानी के लिए जाने जाते हैं और इसीलिए दोनों के बीच बहुत याराना लगता है। गलवान घाटी में जिस तरह से चीन को मात मिली और जिस तरह से चीनी सैनिकों को हमारे जाबाजों ने सबक सिखाया, उससे चीन के साथ साथ पाकिस्तान भी तड़प उठा। और उसी तड़प का नतीजा है कि चीन और पाकिस्तान भारत के खिलाफ साजिश रच रहे हैं। भारत के खिलाफ 2 फ्रंट पर युद्ध की साजिश चीन और पाकिस्तान मिलकर बुन रहे हैं। वो कोशिश कर रहे हैं कि बातचीत से डी-एस्केलेशन की जाए, यानी वो पैर पसार रहे हैं एलएसी में, गलवान के साथ साथ बाकी इलाकों में, और दूसरी तरफ वो साजिश रच रहे हैं पाकिस्तान के साथ। 2 फ्रंट वॉर के साथ अगर सिनेरियो होता है तो वो कोशिश करेंगे कि आतंकी गुट हैं जो पाकिस्तान के हैं, वो इंटरनल डिस्टर्बेंस करके सुरक्षा बलों को डाइवर्ट करें। लेकिन हमारी लगातार बात हो रही है सुरक्षा बलों से और कह रहे हैं कि उनकी पूरी तैयारी है हर मुमकिन मुकाबले के लिए। बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं आप। सूत्रों के हवाले से खबर मिली है कि लद्दाख में भारत को घेरने के लिए पाकिस्तान की सेना भी नया फ्रंट खोल रही। पाकिस्तान ने एलओसी पर गिलगित बाल्टिस्तान में सेना की 2 टुकड़ियों को शिफ्ट किया। पूर्वी लद्दाख में चीन ने भारत को उकसाया तो उत्तरी लद्दाख की तरफ से पाकिस्तान ने 20,000 अतिरिक्त सैनिकों की तैनाती कर दी है। पाकिस्तान चीन का ऑल वेदर फ्रेंड है, यानी हर मुमकिन कोशिश ये होती है, चाहे मौलाना मसूद अजहर हो या फिर किसी तरह का अटैक हो, उसमें हमेशा समर्थन दिया है चीन ने। और अब जबकि भारत और चीन के बीच में तनाव बढ़ता जा रहा है, पाकिस्तान इसका मौका नहीं छोड़ना चाह रहा है और इसी वजह से चीन के साथ साथ पाकिस्तान ने भी अपना बिल्डअप नॉर्दर्न लद्दाख की तरफ किया है। पाकिस्तान तो हद दर्जे का बदनाम मुल्क है ही, मगर चीन भी पाकिस्तान के मार्फत अपने नाम बदनामियां लिखवा रहा है। पाकिस्तान में पल रहे आतंकियों से चीन दोस्ती बढ़ा रहा है। वो चाहता है कि भारत के खिलाफ पर्दे के पीछे से वो आतंकियों को एक्टिव करे। सूत्रों के हवाले से खबर मिली है कि चीन की सेना आतंकी संगठन अल बदर के आतंकियों से बातचीत कर रही है। चीन पाकिस्तान के पालतू आतंकवादियों के जरिए जम्मू कश्मीर में हिंसा फैलाना चाहता है ताकि भारत की मुश्किलें बढ़ें। चीन की सेना लगातार पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियों के संपर्क में है। चीन के इशारे पर पाकिस्तान की बॉर्डर एक्शन टीम यानी बैट हमले की फिराक में है। इसके लिए आतंकवादियों को भी तैयार किया जा रहा है। भारत और चीन के बीच में बढ़ते तनाव के बीच में खबर ये भी आ रही है कि किस तरह से खुफिया एजेंसियों के पास इनपुट है कि चीन अब पाकिस्तान में आतंकी गुटों के साथ बातचीत कर रहा है और उनकी कोशिश है कि किस तरह से एक तरफ 2 फ्रंट वॉर की जाए और दूसरी तरफ आतंकियों को एक्टिवेट किया जाए। स्लीपर सेल और अल बदर जैसे आतंकी गुटों को लगाया जाए ताकि इंटरनल डिस्टर्बेंस भी हो और अगर 2 फ्रंट होता है तो यानी पूरी तरह से कोशिश की जाए कि हर तरफ से भारत को घेरा जाए। लेकिन सुरक्षा बल अपने आप में चौकन्ने हैं और पूरी तरह से अपनी तैयारी में है। चीन चाहता है कि कश्मीर का माहौल खराब कर भारतीय सेना को दूसरे फ्रंट पर उलझाया जाए। इसके लिए कश्मीर में करीब 100 पाकिस्तानी आतंकवादियों की घुसपैठ का भी प्लान चीन के दिमाग में चल रहा है। ना क्यों कमजोर पड़ गया है तो उसने अपना धुर्त तो है ही, पाकिस्तान की मदद से वो 2 फ्रंट वॉर करना चाहता है। जो मिली खबरों के मुताबिक इंटेलिजेंस जो है कि पाकिस्तान ने 1 से 2 डिवीजन गिलगित बाल्टिस्तान में अपने मूव कर दिए हैं ताकि अगर 2 फ्रंट वॉर का सिनेरियो आता है चाइना के लिए तो वो गलवान वैली की तरफ से चाइना और ये सब सेक्टर साउथ यानी कि सियाचिन के नीचे से हमारे लद्दाख के ऊपर वाले हिस्से को काट लें और जो काराकोरम हाईवे के ऊपर में जो उनकी वल्नरेबिलिटी है और सब्सिक्वेंटली सीपीसी की वो खत्म हो जाए। पाकिस्तान में अल बदर के आतंकियों को फिर से सक्रिय करने की खबर पहले ही आ चुकी है। अब चीन की सेना का अल बदर के आतंकियों से बातचीत करना तस्वीर को और साफ कर रहा है। पूरी दुनिया जानती है कि चाइना जो है वो भरोसेमंद देश नहीं है, वो डूबियस है, कहता कुछ है करता कुछ और है।
उसकी जो क्रेडिबिलिटी ना के बराबर है। उसके बावजूद हिंदुस्तान की सरकारें जो है उसको ट्रस्ट करती रही हैं, लेकिन अभी जो चाइना है हर प्रकार से एक्सपोज हो गया है और कोई भी फ्यूचर गवर्नमेंट चाइना को ट्रस्ट नहीं करेगी। जहाँ तक हमारा स्टैंड ऑफ का ताल्लुक है, एक तरफ तो वो कह रहे हैं डिसएंगेजमेंट की बात करता है और दूसरी तरफ अपना जमावड़ा जो है लद्दाख में, अरुणाचल में और सिक्किम में उसने और बढ़ा दिया है और साथ ही साथ पाकिस्तानी अल बदर के साथ मिलकर वो देश के अंदर क्यों सर मुहिम करना चाहता है टेररिज्म के माध्यम से। चीन और पाकिस्तान चाहे जितनी साजिशें रच लें, भारत की सेना पूरी तरह मुस्तैद है, तैयार है। पाकिस्तान और चीन की टीम को भारत की तरफ से करारा जवाब मिलेगा। दिल्ली से कमलजीत संधू के साथ आज तक ब्यूरो। चीन दरअसल अपने सैनिकों का जमावड़ा बढ़ा रहा है, पाकिस्तान से मदद मांग रहा है, लेकिन मदद मांगने की आवश्यकता उसे इसीलिए हो रही है क्योंकि वो वाकई घिरा हुआ है। उसे मालूम है कि हर बीतते दिन के साथ उसकी मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि दुनिया भर में कई देश हैं जो खुलकर भारत के साथ खड़े हैं और चीन की निंदा कर रहे हैं। खबर की पूरी पिक्चर आपके लिए देखना जरूरी है कि ब्रिटेन के सांसदों ने वहां की संसद में चीन के मौजूदा व्यवहार और भारत के साथ बॉर्डर पर चल रहे तनाव को लेकर चिंता जताई। ब्रिटिश सांसदों ने चीन पर कोरोना को लेकर दुनिया को गुमराह करने का आरोप लगाया। कहा कि चीन पर ब्रिटेन की निर्भरता की समीक्षा होनी चाहिए और चीन से दूरियां बनानी चाहिए। चीन के मसले पर भारत के साथ फ्रांस मजबूती से खड़ा है। फ्रांस की रक्षा मंत्री फ्लोरेंस पर्ले ने भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को चिट्ठी लिखकर कहा है कि फ्रांस की सेना शहीद होने वाले भारतीय सैनिकों के परिवारों के साथ है। अब फ्रांस राफेल की पहली खेप में 4 के बजाय 6 लड़ाकू विमान भेजेगा। दुनिया की महाशक्ति अमेरिका भी उन देशों में शामिल है जो भारत के साथ खड़े हैं। आज अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने चाइनीज ऐप्स पर बैन का समर्थन किया। इससे पहले उन्होंने गलवान की झड़प के बाद भारतीय सैनिकों के प्रति संवेदना जाहिर की थी। तब पोम्पियो ने कहा था कि वो भारत के लोगों के साथ हैं। चीन एक धूर्त देश है और चीन को विस्तारवादी नीति छोड़नी पड़ेगी। जापान भी भारत के साथ है। जापान की नौसेना ने तो भारत के साथ युद्धाभ्यास करके चीन को बहुत बड़ी चुनौती दी। रूस भी चीन के मसले पर भारत के साथ है। भारत और रूस के बीच रक्षा सौदे में AK-203 असॉल्ट राइफल्स और कामोव 226 T लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर को लेकर बात हुई। कोरोना को लेकर चीन पहले ही दुनिया की निगाहों में चढ़ा हुआ है और भारत के साथ उसकी भिड़ंत एक तरह से कूटनीतिक कुल्हाड़ी पर पैर मारने के बराबर है। भारत ने कल ही हमने देखा किस तरीके से जो मोबाइल ऐप्स परसों फैसला लिया गया था कि भारत सरकार प्रतिबंधित कर देगी चीन के, उस पर कल अमल होना शुरू हो गया। और सिर्फ इतना ही नहीं है, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि चीनी सोशल मीडिया वीबो पर थे, उन्होंने अपना प्रोफाइल वहां से डिलीट कर लिया है। वीबो पर VIP अकाउंट बंद करने की प्रक्रिया काफी जटिल होती है, इसीलिए आधिकारिक रास्ता अपनाया गया। चीन ने अकाउंट बंद करने में काफी समय लगाया। वीबो पर प्रधानमंत्री मोदी ने 115 पोस्ट डाले थे, एक पोस्ट हटाया गया। 2 पोस्ट जिसमें प्रधानमंत्री मोदी चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ तस्वीरों में दिख रहे थे, उन्हें हटाने में काफी वक्त लगा। वीबो पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2,44,000 फॉलोअर्स थे। इस बीच चीनी मोबाइल ऐप्स को भारत में ब्लॉक करने के फैसले का अमेरिका ने समर्थन किया। अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने कहा, ऐप हटाने का भारत का अप्रोच भारत की संप्रभुता को बढ़ावा देगा और अखंडता और राष्ट्रीय सुरक्षा को मदद देगा। चीन के मोबाइल ऐप्स को बैन करना चीन को भारत का बड़ा संदेश है। तनाव के बीच भारत एक कर चीन को आर्थिक दंड देने में जुटा है। केंद्रीय परिवहन और MSME मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि भारत हाईवे निर्माण प्रोजेक्ट्स में चीनी कंपनियों को इजाजत नहीं देगा। जॉइंट वेंचर्स के जरिए भी चीनी कंपनियां हाईवे प्रोजेक्ट्स में नहीं घुस सकेंगी। गडकरी ने कहा कि जल्द चीनी कंपनियों पर बैन की नीति आएगी। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार सुनिश्चित करेगी कि MSME क्षेत्र में भी चीनी निवेशक न आ पाए। अब चीन के उस व्यवहार के बारे में आपको बताते हैं जो कम से कम पाकिस्तान को तो देखना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान एक इस्लामिक देश है और चीन में जो उइगर मुस्लिम हैं उन पर जिस तरह का अत्याचार हो रहा है उसके बारे में पूरी दुनिया जानती है। अब तो उसके जो पहलू निकल रहे हैं वो वाकई हैरान करने वाले हैं। देखना आपको भी चाहिए कि किस तरीके से चीन की कुछ और कथनी और करनी कुछ और होती है। चीन के साथ गलबहिया करने वाला पाकिस्तान है तो मुस्लिम देश, मगर चीन में उइगर मुसलमानों पर हो रहे जुल्म के खिलाफ वो आंखें बंद किए बैठा है।
मगर दुनिया के सामने चीन की क्रूरता खुलकर सामने आ रही है। चीन अपने मुल्क में उइगर मुसलमानों की जिंदगी बद से बदतर कर रहा है। खबर है कि चीन उइगर मुस्लिमों की आबादी कम कर रहा है। चीन जबरदस्ती उइगर मुस्लिम महिलाओं की नसबंदी कर रहा है। उइगर पुरुष मुसलमानों को चीनी कैंप में डाल रहा है। कैंप में उइगर मुस्लिमों के साथ बहुत बुरा सलूक हो रहा है। उइगर मुस्लिमों के दस्तावेज जबरदस्ती छीने जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि यह सिलसिला पिछले 4 सालों से शिनजियांग प्रांत में चल रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक भारी संख्या में गर्भपात और नसबंदी जैसे काम किए जा रहे हैं। उन पर जुल्म किस हद तक हो रहा है वो सुनिए। 2015 में मेरे पति की नसबंदी से पहले जब मैंने अपने तीसरे बच्चे को जन्म दिया था, उस वक्त मैंने सभी जरूरी दस्तावेज दिए थे, जिसमें एक जन्म प्रमाण पत्र, सरकार से अनुमति वाला आईडी नंबर था। फिर भी उन्होंने मेरे पति को कैंप में डाल दिया और मुझे धमकाया कि सारे दस्तावेज अवैध थे। चीनी कैंपों में उइगरों के साथ कैसा सलूक होता है वो भी सुनिए। वहाँ रह रहे पीड़ित पूरी तरह से कमजोर और पूरी तरह से असहाय हैं। वहाँ हमें सिर्फ आदेश मानना होता है। हम चाहते हुए भी कहीं नहीं जा सकते थे क्योंकि उन्होंने हमारे पासपोर्ट और दस्तावेज जब्त कर लिए थे। यही सच था जिसका हमें सामना करना था। ये कैंप खुली जेल है। आबादी कम करने वाले कानून की आड़ में चीन ने उइगरों का जीना हराम कर दिया है। Its brutal crackdown on excessive quote-unquote births in minority regions is part of its policy to try to control the Uyghurs. Populations that do not grow as quickly and rapidly are easier to control as part of Beijing's coercive social re-engineering strategy in the area. आपको बता दें कि पिछले कुछ सालों में उइगर महिलाओं की नियमित रूप से प्रेगनेंसी की जांच हो रही है। या तो उनका गर्भपात कराया जा रहा है या उनकी नसबंदी हो रही है। 2016 और 2018 के बीच 60,000 लोगों की नसबंदी की गई है। ऐसा नहीं है कि चीन की इस क्रूरता पर दुनिया की नजर नहीं है। अमेरिका ने उइगरों पर होने वाले जुल्म के खिलाफ चीन को चेतावनी दी है। अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो ने ट्वीट किया, संयुक्त राज्य अमेरिका उइगर और अन्य अल्पसंख्यक महिलाओं में जबरन जनसंख्या नियंत्रण कराने की कदम की निंदा करता है और चीन की कम्युनिस्ट पार्टी से कहता है कि वो दमन के अपने इस अभियान को बंद कर दे। मतलब ये कि चीन ठान के बैठा है कि वो क्रूर होने के इंतहा पार कर जाएगा। बेहतर यही हो कि वर्ल्ड कम्युनिटी मिलकर चीन की दादागिरी पर ब्रेक लगाए। आज तक ब्यूरो। चीन दरअसल उइगर मुसलमानों को खत्म करने की एक रणनीति पर चल रहा है और उइगर मुस्लिमों के लिए काम करने वाले कई ऐसे लोग हैं जो मान रहे हैं इस बात को कि चीन एक नीति के तहत ये सारी चीजें कर रहा है। चीन के उइगर मुसलमानों पर शोध करने वाले कई विशेषज्ञ ऐसा मान रहे हैं, जबकि कुछ इस तरह के प्रयास को जीनोसाइड यानी समुदाय विशेष का नरसंहार कह रहे हैं। आपको बताते हैं कि उइगर कौन है, कहां से आए, चीन की आंख में ये क्यों किरकिरी बने हुए हैं। खबर की पूरी पिक्चर को समझिए। शिनजियांग की कुल आबादी 2 करोड़ से ज्यादा है। उइगर मुस्लिम आमतौर पर तुर्की भाषा बोलते हैं। शिनजियांग साल 1949 में पूर्वी तुर्कस्तान हुआ करता था। शिनजियांग को एक अलग देश के तौर पर कुछ समय के लिए पहचान मिली थी, लेकिन बाद में यह चीन का हिस्सा बन गया। इसका उइगर मुसलमानों ने विरोध किया। पश्चिम एशिया के कई मुस्लिम देशों ने भी इस आंदोलन का समर्थन किया था। शिनजियांग में रहने वाले उइगर मुस्लिम चीन से अलग होना चाहते हैं। चीन के खिलाफ उइगर मुस्लिम द ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट के नाम से आंदोलन चला रहे हैं। आतंकवाद के मसले पर चीन हमेशा पाकिस्तान के पक्ष में खड़ा रहता है। मसूद अजहर जैसे आतंकी की मदद के लिए भी चीन तैयार रहता है। दिलचस्प बात यह है कि मौलाना मसूद अजहर को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर बचाने वाला चीन खुद पाकिस्तान पर उइगर मुसलमानों को भड़काने का आरोप लगा चुका है। चीन अपने देश में उइगरों को आतंकी कहकर उन पर जुल्म करता है। चीन उइगरों की जिंदगी को किस तरह तबाह कर रहा है उसकी एक वानगी देखिए। उइगर समुदाय पर चीन में कई तरह की पाबंदियां हैं। चीन ने अपने देश में इस्लाम में बदलाव के लिए कानून बनाया है। यह कानून कहता है कि चीनी समाजवाद के हिसाब से इस्लाम में तब्दीली हो। चीन ने उइगरों के लिए लंबी दाढ़ी और बुर्का पहनने पर रोक लगाई है। उइगरों की पहचान हो सके इसके लिए उनके घरों के आगे QR कोड लगा दिए गए हैं। चीन उइगरों को आतंकी मानता है और कहता है कि ये आतंकी ट्रेनिंग ले रहे हैं। चीन उइगर समुदाय पर 24 घंटे नजर रखता है। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कई बार उइगर मुसलमानों पर अत्याचार का मामला उठ चुका है। अमेरिका इस मामले में कई कानून बना चुका है और बार बार उइगरों के साथ हो रहे बर्ताव पर आवाज भी उठाता रहा है। मानवाधिकार को लेकर भी सवाल उठते रहे हैं, लेकिन चीन इस मसले पर चुप्पी साधे हुए है।
बात कोरोना की करते हैं और आपके काम की खबर की करते हैं, क्योंकि भारत में कोरोना संक्रमण के जो कुल मामले हैं वो 5,85,000 को पार कर चुके हैं। ऐसे में हर कोई जानना चाहता है कि जो वैक्सीन बन रहे हैं वो किस स्टेज में है। भारत में जो वैक्सीन बन रहा है उसे किस तरह की कामयाबी मिली है, तो यहां पर अच्छी खबर हमारे सामने है। लोग सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क के भरोसे आज भी जरूर रहते हैं, लेकिन वैक्सीन सबसे बड़ी उम्मीद की रोशनी है। भारत अब वैक्सीन वाले वॉर में एक बड़ा योद्धा बनने जा रहा है। हैदराबाद की कंपनी भारत बायोटेक को अपनी वैक्सीन के फेज 1 और फेज 2 के इंसानी ट्रायल की मंजूरी मिल गई है और ये ट्रायल जुलाई में शुरू होंगे। लेकिन इस युद्ध में भारत अकेला योद्धा नहीं है। WHO के अनुसार दुनिया में इस समय करीब 150 वैक्सीन पर काम चल रहा है और इनमें से करीब 10 वैक्सीन एडवांस स्टेज में है। हमने कोरोना वैक्सीन की रेस में भारत की लंबी छलांग पर एक रिपोर्ट तैयार की है। आगे आपको यह भी बताएंगे कि वैक्सीन के अलग अलग फेज या स्टेज का क्या मतलब होता है और अमूमन इसमें 8 से 10 साल का लंबा समय क्यों लग जाता है। लेकिन पहले यह रिपोर्ट देखिए। जब कोरोना के मामले हर रोज बढ़ते जा रहे हैं, जब WHO ने कह दिया कि कोरोना महामारी का सबसे बुरा दौर आना अभी बाकी है, ऐसे निराशा वाले अंधेरे में उम्मीदों की रोशनी भी दिख रही है और ये उम्मीद है कोरोना को हराने वाली वैक्सीन की। कोरोना के खिलाफ वैक्सीन तैयार करने में दुनिया के कुछ चुनिंदा देशों की तरह भारत ने बड़ी कामयाबी हासिल की है। हैदराबाद के भारत बायोटेक कंपनी ने भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद यानी ICMR और पुणे के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के साथ मिलकर कोरोना वायरस के खिलाफ भारत की पहली वैक्सीन को ट्रायल के स्टेज तक पहुंचा दिया है। कंपनी ने इस वैक्सीन का नाम रखा है कोवैक्सीन। अब भारत में कोरोना वायरस की वैक्सीन को लेकर जल्द ही ह्यूमन ट्रायल्स की शुरुआत होने जा रही है, लेकिन सरकार ने किसको टीकाकरण प्राथमिकता मिलेगी उसका खाका तैयार करना शुरू कर दिया है। एक हाई लेवल मीटिंग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सबसे पहले टीकाकरण में प्राथमिकता उन्हें मिलनी चाहिए जो सबसे पहले और ज्यादा खतरे में काम करते हैं, जैसे कि डॉक्टर्स, नर्सेज या हेल्थ केयर कर्मचारी। उन्होंने ये भी कहा है कि टीकाकरण के दौरान ये नहीं देखा जाए कि कौन किस राज्य का है और सभी को वैक्सीन की प्राथमिकता मिलनी चाहिए। प्रधानमंत्री का ये भी कहना है कि वैक्सीन का सबसे बड़ा जो उद्देश्य होगा वो ये भी होगा कि वो सस्ती हो और सभी के लिए उपलब्ध भी कराई जाए। कंपनी के मुताबिक इसी महीने यानी जुलाई में इसका ह्यूमन ट्रायल शुरू हो जाएगा। इस वैक्सीन का निर्माण हैदराबाद की जीनोम वैली में भारत बायोटेक की फैसिलिटी में तैयार किया गया है। We are proud to announce Covaxin, a live inactivated vaccine that is being developed at Bharat Biotech in partnership with ICMR and National Institute of Virology, Pune, and a public-private partnership. And we are happy to say that this vaccine strain was isolated from NIV Pune and manufactured at Bharat Biotech and going to be conducted clinical trial in India. We are happy to say that DCGI gave a nod for conducting phase 1 and 2 clinical trial soon. इस वैक्सीन का प्री क्लिनिकल ट्रायल कामयाब रहा और इसे इंसानों पर फेज 1 और फेज 2 के ट्रायल के लिए ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया की मंजूरी मिल गई है। भारत बायोटेक की तरफ से दिए गए प्री क्लिनिकल स्टडीज के नतीजे देखने के बाद ये अनुमति दी गई है। आपको बता दें कि भारत बायोटेक पोलियो, रेबीज, रोटा वायरस और जापानी इंसेफेलाइटिस जैसी बीमारियों की वैक्सीन भी बनाती है। वैक्सीन अब हिंदुस्तान के अंदर जुलाई के अंदर क्लिनिकल ट्रायल स्टेज में जाएगा। ये एक बड़े गौरवपूर्ण बात है हमारे देश के लिए। वैसे मैं एक चीज बता दूं कि क्लिनिकल ट्रायल 3 के अंदर जो है ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन ऑलरेडी एंटर कर चुकी है। मुद्दा ये है कि हमारे को जल्दी से जल्दी वैक्सीन चाहिए, तो अगर ये कोई भी वैक्सीन ट्रायल स्टेज के अंदर चली जाती है तो ये एक बहुत अच्छी बात होगी। भारत के लिए ये बड़ी उपलब्धि है। कुछ दिन पहले स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने आज तक से बातचीत में कहा था कि भारत वैक्सीन की खोज में लगा हुआ है और अगले साल तक इसके नतीजे आ जाएंगे। भारत के अंदर भी इस समय अगर मैं टोटल गिनती करूं तो शायद 2-2.5 दर्जन जो है वैक्सीन कैंडिडेट्स हैं जो अलग अलग स्तर पे काम कर रहे हैं। इसमें मैं मानता हूं कि 10-12 ऐसे हैं जो थोड़े से ज़्यादा एडवांस स्टेज में हैं
उसमें से भी आधा दर्जन के करीब ऐसे हैं जो अगले 2-3 महीने में क्लिनिकल ट्रायल की स्टेज में चले जाएंगे। लेकिन मुझे लगता है कि अगर सफलता अच्छी क्वालिटी की मिलेगी तो अगले साल तक जो है कोई ना कोई वैक्सीन भी ज़रूर विकसित होनी चाहिए। भारत इसके प्रयासों में किसी दुनिया के देश से कम नहीं है, ये मैं आपको विश्वास के साथ कहता हूँ। भारत अब दुनिया के उन देशों के साथ खड़ा दिख रहा है जो कोरोना के खिलाफ वैक्सीन बनाने में पूरी तेजी दिखा रहे हैं। दुनिया में 100 से भी ज्यादा संस्थाएं कोरोना की वैक्सीन बनाने में जुटी हैं। लंदन में पिछले हफ्ते कोरोना वैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल शुरू हुआ। लंदन के इंपीरियल कॉलेज के प्रोफेसरों ने ये वैक्सीन तैयार की है। पहले चरण में करीब 300 लोगों पर परीक्षण होगा और फिर अक्टूबर में 6000 लोगों पर इस टीके को आजमाया जाएगा। I wouldn't be working on this trial if I didn't feel cautiously optimistic that we will see great immune responses in our participants. But there's still a long way to go to evaluate this vaccine. When you want to start making vaccine for the world, if this is successful, and that's still a big if, it makes it so much more tractable because you don't have to build a factory the size of several warehouses. इंपीरियल कॉलेज के अलावा इंग्लैंड की प्रतिष्ठित ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी भी इस लड़ाई में शामिल है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एक्स्ट्राजेनेका जिस वैक्सीन पर काम कर रहे हैं वो सबसे आगे है। ऑक्सफोर्ड का ट्रायल अंतिम चरण में है। इसका ट्रायल ब्रिटेन के अलावा दक्षिण अफ्रीका और ब्राजील में भी हो रहा है। ये तस्वीर जोहानिसबर्ग में हुए ट्रायल की है। इसकी इमरजेंसी वैक्सीन अक्टूबर तक आ सकती है। अमेरिकी कंपनी मॉडर्ना की वैक्सीन mRNA 1273 के तीसरे चरण का ट्रायल इसी महीने शुरू होने जा रहा है। इस ट्रायल में 30,000 लोग हिस्सा लेंगे। मॉडर्ना का दावा है कि वो 2021 तक 1 अरब वैक्सीन प्रति वर्ष बनाने की तैयारी कर चुकी है। उधर चीन भी इस जंग में पीछे नहीं है। बेइजिंग की सिनोवैक बायोटेक लिमिटेड का दावा है कि उसकी वैक्सीन लगने के बाद 90% लोगों में कोरोना से लड़ने की क्षमता सामने आई है। इस वैक्सीन का परीक्षण जिन लोगों पर किया गया उनमें 2 हफ्ते बाद वायरस को खत्म करने वाली एंटीबॉडीज बनना शुरू हो गई। कंपनी का दावा है कि किसी में भी साइड इफेक्ट्स नहीं देखे गए। कोरोना के लिए वैक्सीन बनाने की इस लड़ाई में पूरी दुनिया एक साथ है और इसमें भारत भी सक्रिय भूमिका निभा रहा है। हैदराबाद से आशीष पांडे और दिल्ली से मिलन शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। दरअसल बड़ी लंबी प्रक्रिया होती है एक वैक्सीन पर शोध से लेकर उसके मार्केट में आने तक। हालांकि कोरोना जब से आया तब से बहुत सारे दावे किए गए कि चंद महीनों में आने वाली है वैक्सीन, इस साल के अंत तक। लेकिन अब आपको खबर की पूरी पिक्चर समझाते हैं कि अभी जो हम भारत बायोटेक की बात कर रहे हैं, वहां पर जो ट्रायल्स की बात हो रही है तो उसमें कितना समय लगेगा। अब अगर हम ये समझे कि भारत बायोटेक का जो कोवैक्सीन है वो किसी स्टेज में अगर फेल नहीं होता है तो ये 2021 के अंत तक बाजार में आ सकता है। वैक्सीन से जुड़ी खबरों में आप अक्सर ये सुनते होंगे कि वैक्सीन फेज 1 में है, फेज 2 में है, लेकिन आपको अंदाजा नहीं होगा कि इसका मतलब क्या होता है। आज ये गणित समझिए। पूरी दुनिया में औसतन एक वैक्सीन को लैब से बाजार तक पहुंचने में 8 से 10 साल लग जाते हैं, लेकिन कोरोना के दौर में इस समय को घटाने की कोशिश हो रही है। अगर कोई वैक्सीन फेज 1 में है तो इसका मतलब है कि वैक्सीन का परीक्षण 1000 से 3000 मरीजों पर हो रहा है और आमतौर पर इसमें 2 साल का समय लगता है। अगर कोई वैक्सीन फेज 2 में है तो इसका मतलब यह है कि वैक्सीन का परीक्षण एक बार फिर 1000 से 3000 मरीजों पर हो रहा है और आमतौर पर इसमें भी 2 साल का समय लगता है। अगर कोई वैक्सीन फेज 3 में है तो इसका मतलब यह है कि वैक्सीन का परीक्षण 15000 से 30000 मरीजों पर हो रहा है और आमतौर पर इसमें 3 से 5 साल का समय लगता है। ये फेज पूरा हो जाने के बाद इन्हें सत्यापित किया जाता है, इसमें भी समय लगता है। ये भी हो सकता है कि और ज्यादा लोगों को ट्रायल में शामिल करने का आदेश दिया जाए, लेकिन जरूरत के हिसाब से कई बार इन ट्रायल्स की स्पीड बढ़ा दी जाती है। ऐसे में फेज 1 का ट्रायल 50 से 500 लोगों पर होता है, इसमें 4 महीने लगते हैं। फेज 2 का ट्रायल 500 से 1000 लोगों पर होता है, इसमें भी 4 महीने लगते हैं। फेज 3 का ट्रायल सरकार की सहमति से 1000 से लेकर 50,000 लोगों पर किया जाता है, इनमें 4 महीने से लेकर 2 साल तक का समय लग सकता है। कोरोना का वैक्सीन तेजी से बनाने के लिए वैक्सीन के फेज 1 और फेज 2 के ट्रायल एक साथ किए जा रहे हैं। अगर वैक्सीन अलग अलग फेज में फेल नहीं होता तो पूरी प्रक्रिया में लगने वाला समय कम हो जाता है।